जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति के अंदर बदलाव करने जा रहा है। बताएंगे मोदी को घेरने के लिए किस रणनीति पर तैयारी की जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर अमित शाह की टिप्पणी पर राहुल गांधी ने दिया करारा जवाब। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन ने एक बार फिर से काम किया है। बताएंगे आपको ईडी ने एक ऐसा कुतर्क दिया है जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में नाबालिग से रेप मामले को लेकर बीजेपी का नेता दोषी करार दिया गया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे आरएसएस का पर्ची सिस्टम बीजेपी में पहुंच गया। सीएम चुने जाने के दौरान जो पर्ची दिखाई दी, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने छठी बार मिले नोटिस को भी खारिज कर दिया है। क्या अब उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा और क्या इसके बाद झारखंड के अंदर राजनीति देखने को मिलेगी? बताएंगे क्या है पूरा मामला। और कांग्रेस पार्टी टीएमसी के बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है? बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को एक मजबूत और स्ट्रांग रणनीति के साथ सामने आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के चुनाव जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस को तगड़ा झटका लोकसभा चुनाव में देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि न्यूज आर्टिकल में दावा किया गया है कि इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव को लेकर मोदी हटाओ के एजेंडे से अलग जनता से जुड़े मुद्दों को वैकल्पिक एजेंडे के तौर पर मैदान में लेकर आना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया है कि इंडिया गठबंधन के लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन अलायंस चुनाव लड़ने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कई सारे वादे किए जाएंगे और इन वादों को डिलीवर करने के नाम पर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर एक भाषा बोलता हुआ दिखाई देगा और मंच से एक ही आवाज उठेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू करना एजेंडा है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक नेता एक चेहरे की जगह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को रखा जाएगा। और एक और बड़ी जानकारी दी गई है कि 26 नहीं बल्कि 28 पॉलिटिकल पार्टी के लोग 19 तारीख को दिल्ली में मिलने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक और ज्यादा मजबूत होने जा रही है। इसी के साथ में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर अमित शाह के द्वारा बार बार किए जा रहे गलत टिप्पणी पर राहुल गांधी बोले, कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दे दिया, वर्षों तक जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है, वे सिर्फ मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में छगन भुजबल जो एनसीपी के नेता है और अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, उन पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे और ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जैसे ही शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी सरकार में एनसीपी शामिल हुई, छगन भुजबल भी एनसीपी सरकार में शामिल हो गए। उसके बाद अब छगन भुजबल को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है दोस्तों कि ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस वापस ले लिया है। ईडी ने अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है, यानी जो याचिका दाखिल की गई थी उसके पेपर ही ईडी को नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए केस वापस लेने के लिए कहा गया है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बेतुका तर्क दिया गया है। ईडी को दस्तावेज ही नहीं मिल रहे हैं, याचिका दाखिल किए गए। आम आदमी पार्टी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे काम करता है बीजेपी वॉशिंग पाउडर। देखिए ताजा उदाहरण, छगन भुजबल जब विपक्ष में थे तब मोदी के लिए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे और जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, ईडी ने केस वापस ले लिया है। आज मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इस देश में जितना भ्रष्टाचार करना है करो, लेकिन बीजेपी में रहकर करो। अगर आप इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं तो कमेंट में लिखिए एकदम राइट, और अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उसके विधायक राम दुलार के खिलाफ नाबालिग से रेप का मामला जो चल रहा था उसमें वो दोषी करार दे दिए गए हैं, यानी कोर्ट की ओर से दोषी पाया गया है बीजेपी के विधायक राम दुलार को। नाबालिग से रेप से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उत्तर प्रदेश ने अभी तक पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। ये नेता अब किसी बड़े कोर्ट में जाकर अर्जी दाखिल कर देगा और बचने का प्रयास करेगा। इस पूरे मामले पर अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, वरना जनता के बीच मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ पर्ची का सिस्टम जो पहले आरएसएस में था, अब क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है? आपको बता दें कि अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है। ऐसा इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि बीजेपी के राजस्थान के विधायक दल की बैठक के दौरान वसुंधरा राजे को एक पर्ची दिया गया। पर्ची में यह लिखा हुआ था कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनाएगा और उन्होंने प्रस्तावक के तौर पर उस व्यक्ति का नाम रख दिया। भजनलाल शर्मा को अगला मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बना दिया गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि आरएसएस के अंदर भी कैसे सरसंघचालक को चुना जाता है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। वहां पर भी पर्ची वाला ही सिस्टम चलता है, एक पर्ची से नाम निकाल दिया जाता है और किसी को भी सरसंघचालक बना दिया जाता है, जैसे कि कई सारे आरोप विपक्ष के लोग लगाते आए हैं। अशोक कुमार पांडे ने भी आरएसएस पर तंज कसा है, बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पर्ची का सिस्टम आरएसएस में पुराना है, सरसंघचालक दिया करते हैं पर्ची अपने उत्तराधिकारियों की। साथ साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के छठे समन पर भी उपस्थित नहीं हुए। जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने जोनल ऑफिस में हाजिर होने के लिए कहा था। सीएम सोरेन का काफिला दोपहर 2:30 बजे ईडी ऑफिस के पास से होते हुए रांची एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर हेलीकॉप्टर पर दुमका के लिए वो रवाना
रवाना हो गए। दुमका में उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, यानी दोस्तों उन्होंने ईडी के समन को एक तरीके से खारिज कर दिया है और इसके पीछे कई सारे तर्क भी है। आप लोग जानते हैं कि कैसे छगन भुजबल वाले मामले को लेकर केस वापस किया जा रहा है, यानी ईडी बीजेपी की बी टीम स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि एक संस्थान के तौर पर ईडी की इतनी कम इज्जत रह गई है कि अब मुख्यमंत्री उनके समन का पालन नहीं कर रहे हैं। बेशक गिरफ्तार होने को तैयार है, लेकिन समन का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर किसी भी संस्थान को इज्जत बचानी है तो उनको सबसे पहले निष्पक्ष दिखना जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने छोड़ा पद, मंत्रियों पर दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विजय वेट्टीवार ने इस घटनाक्रम को लेकर ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इसके बारे में विधानमंडल से जानकारी छिपाई है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आनंद निरगुडे ने अपना पद छोड़ दिया है, त्याग दिया है। न्यायमूर्ति निरगुडे ने 4 दिसंबर को सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया और 9 तारीख को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। जब महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने इस घटनाक्रम को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि जानकारी छिपाई गई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। इसके बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि उन्हें पद से क्यों हटाया गया। साथ साथ दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर 170 रैली की, लेकिन बीजेपी ने उनको किनारे लगा दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने 59 रैली की, बीजेपी ने उनको भी साइडलाइन कर दिया। रमन सिंह ने 48 रैलियां की, मात्र 90 विधानसभा के अंदर, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। इस तरीके से अगर मेहनत करने वाले नेताओं को साइडलाइन किया जाएगा तो ये जो बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार्ड वर्क करने वाले नेताओं को सम्मानित करती है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। इससे ज्यादा और मेहनत क्या करते शिवराज सिंह चौहान 170 रैली कर डाली थी उन्होंने दोस्तों। बीजेपी ने विष्णु देव के साथ साथ मोहन यादव और भजन लाल शर्मा को अगला मुख्यमंत्री बनाया है। सवाल यह है कि क्या ये सच में बड़े नेता बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं या फिर दिल्ली के इशारों पर काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में वेस्ट बंगाल के अंदर क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है, ये बड़ा सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि आनंद बाजार पत्रिका जो लोकल न्यूज चैनल है उन्होंने दावा किया है कि 2 लोकसभा की सीटें तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ना चाहती है और एक राज्यसभा की सीट भी देने को तैयार है। मालदा दक्षिण और बरहामपुर 2 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी चुनाव जीती थी और टीएमसी इन दोनों सीटों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी और सीटों की मांग करेगी। कम से कम 5 सीटें कांग्रेस पार्टी लोकसभा के लिए मांगेगी और एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने के बाद ही समझौता हो सकता है। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस की विधायक दल की बैठक 14 तारीख को होने वाली है भोपाल के अंदर। यही तय होगा कि अगला प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। देखते हैं किसको जिम्मेदारी दी जाती है, क्या युवा नेतृत्व जिम्मेदारी संभालेगा या फिर एक बार फिर से दिग्विजय सिंह या कमलनाथ में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी सेल्फी लेते हुए दिखाए गए हैं अपने मित्र गौतम अडानी के साथ और कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि सेल्फी विद बेस्टी यानी बेस्ट फ्रेंड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। साथ साथ कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अब बीजेपी के विधायक ने ही अपने आला कमान और येदियुरप्पा पर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी की अंदर कलह और ज्यादा उभरकर सामने आ गई है। राज्य में बीजेपी के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बसंत गौड़ा पाटिल ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दबाव बनाकर अपने बेटे विजेंद्र को प्रदेश का अध्यक्ष बनवा दिया। आला कमान को ब्लैकमेल किया गया। उन्हें कहा गया कि अगर उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो 2024 के चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, केवल अपने शिवमोगा क्षेत्र में सीमित रह जाएंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी और शाह को ब्लैकमेल करके अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है येदियुरप्पा ने। अगर ये बात पूरी तरीके से बीजेपी विधायक की सच है तो उसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बीजेपी में ऐसे नेता नहीं है जिन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बल्कि चैलेंज करके दिखा दिया है येदियुरप्पा ने। साथ साथ दोस्तों डेमोक्रेसी टाइम्स प्रोजेक्शन दावा करता है कि लोकसभा के इलेक्शन अगर आज हो जाए तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी 40 की 40 सीटें जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें, एआईएडीएमके को 0 सीटें मिलेगी और अदर्स को भी 0 सीट मिलेगी, यानी सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी और डीएमके मिलकर ले जाएगी। 46% वोट शेयर के साथ इस तरीके के नतीजे सामने आने वाले हैं। साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने जा रही है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी पदयात्रा के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस महीने के अंत में यूपी कांग्रेस 25 दिनों का कार्यक्रम पदयात्रा का रखने वाली है, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। 9 जिलों से गुजरेगी ये पदयात्रा। 20 दिसंबर को अपनी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। ये पदयात्रा 9 जिलों से गुजरेगी। कांग्रेस ने 25 दिनों का कार्यक्रम बनाया है। यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से होने वाली है और होते होते ये लखीमपुर खीरी से नैमिषारण्य पहुंचने वाली है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। यूपीसीसी ने जानकारी दी है कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सारे नेता मौजूद रहेंगे और एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक 19 तारीख को होने जा रही है। वहीं से सीट बंटवारा हो जाएगा और इसके बाद 20 तारीख से पदयात्रा शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी 9
9 जिलों को कवर कर रही है, जहां पर इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटों की उम्मीद है। और इंडिया गठबंधन की बैठक 19 तारीख को कैसे रहती है उस पर डिपेंड करेगा कि समाजवादी पार्टी और आईएलडी के लोग इस पद यात्रा को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने और भी जानकारी दी है। उनका मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व को समय मिलने के साथ ही इस रैली में शामिल करके एक बड़ा रैली बनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान करके समापन भी किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अब ये क्राइम है, अगर कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाता है जिससे भारत की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वो एक टेररिस्ट एक्ट होगा और इसे एक नए क्रिमिनल कोड में ऐड किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे डिसाइड किया जाएगा। क्या गौतम अडानी को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? लोग निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि केवल गौतम अडानी और अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने के लिए इस तरीके के कानून में नए नियम जोड़े जा रहे हैं। एकदम वेग स्टेटमेंट लिखा गया है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा गया है कि जिसके तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई क्रिमिनल एक्ट कैसे आर्थिक तौर पर भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, ये तय कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता चली गई। इसके 2 दिन के बाद ही शहरी मंत्रालय की ओर से महुआ मोइत्रा को चिट्ठी लिखते हुए उनका बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया है, जिस पर पत्रकार अजीत अंजुम बोले, कहा कितनी जल्दबाजी है महुआ मोइत्रा से बंगला खाली कराने की। जैसी जल्दबाजी राहुल गांधी के मामले को लेकर भी देखने को मिली थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी को उनका बंगला मिल गया, उनकी सांसदी उनको मिल गई थी। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने दिवंगत सीबीआई के न्यायाधीश BH लोया की मौत की जांच की मांग के लिए विशेष दल यानी SIT बनाने की मांग की है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। विधानमंडल के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दानवे ने कहा कि सेलेब मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर SIT की मांग तो की गई है, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि जस्टिस लोया के परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए और SIT का गठन होना चाहिए ताकि पता चले कि जस्टिस लोया की मौत किस कारण हुई थी। साथ साथ अमित शाह जी ने कहा था जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी वहां पर चुनाव कराएंगे और राज्य का दर्जा भी देंगे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि इस बात को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक ना वहां स्थिति सामान्य हुई है, ना ही उसे राज्य का दर्जा मिला है। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की सांसद की ओर से टिप्पणी की गई है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल है, जिसका जवाब देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि 17,000 करोड़ रुपए जो अडानी लेके चले गए भारत से और वो भी कोल और पावर के दाम बढ़ाकर, उसका क्या, उस पर आपकी क्या राय है? और इसके बाद 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनी के माध्यम से भारत के अंदर आए हैं अडानी के स्टॉक के अंदर, इस पर आपकी क्या राय है? इसका भी जवाब दीजिए। और करोड़ों रुपए जो बैंकों के लोन लिए गए हैं अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? कुल मिलाकर दोस्तों, जयराम रमेश ने लगातार 100 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी से अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछे थे, लेकिन बीजेपी का एक नेता सामने आकर जवाब नहीं दे रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जो अब कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कब से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से अडानी के मामले पर सवाल पूछ रही है। साथ साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री विजयन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए गुंडे भेजे हैं। दरअसल केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान एक कार्यक्रम में जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला हो गया। दरअसल दोस्तों, उनके गाड़ी तक कुछ गुंडे पहुंच गए और शीशे पर आकर हाथ मारने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई। सुरक्षाकर्मी गाड़ियों से नीचे उतरे और सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया जो हुड़दंग मचाने का प्रयास कर रहे थे। और इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान सीधा मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए कहते हैं कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सम्मिलित है। हालांकि गवर्नर एक न्यूट्रल पद होना चाहिए, यानी दोस्तों एक ऐसा पोजीशन होता है जिस पर रहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बयान से कोई राजनीतिक मैसेज ना जाए, लेकिन बिना जांच पड़ताल के सीधे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को लपेटते हुए कह रहे हैं कि पिनरई विजयन का इसमें पूरी तरीके से हाथ है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा की गई इस टिप्पणी पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ वसुंधरा राजे ने भी बाबा बागेश्वर से मुलाकात की, लेकिन इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, तो लोग अब कह रहे हैं कि कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और वसुंधरा राजे सिंधिया, इन सभी ने बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की थी, उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया था और आज स्थिति यह है कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश फिर शर्मसार हो गया। राजधानी लखनऊ के अंदर PCS अधिकारी की बेटी से चलती कार में गैंगरेप का बड़ा मामला सामने आया है। इन खबरों से आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। इसी के साथ दोस्तों, अमित शाह को चुनौती देता हूं, चुनाव से पहले POK लाकर दिखाए, सुबह शाम नेहरू पर इल्जाम मत लगाए। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को चैलेंज किया है। साथ साथ छत्तीसगढ़ में लगे कुमारी सैलजा पर गंभीर आरोप। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा को हरियाणा से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर प्रभारी बनाकर भेजा था, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में पार्टी को राज्य के अंदर हार इसलिए मिली है क्योंकि वो केवल खाना पूर्ति के लिए राज्य में कार्य कर रही थी, केवल तस्वीरें खिंचवा रही थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेताओं को पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी। वो खुद से कोई फैसले नहीं किया करती थी। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लगा रहे हैं। साथ साथ पर्ची से बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन होने पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर करते लिखा कि ये पर्ची कागज वगैरह ठीक
ठीक है, यहाँ भी ईवीएम जैसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करना चाहिए था या फिर डर के मारे नहीं किया गया। यानी अगर किसी गैजेट का इस्तेमाल किया जाता तो हो सकता है कि नाम बदल गया होता, शायद यही बड़ा कारण है कि पर्ची पर लिखकर लाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ईवीएम से जुड़े मुद्दे को इससे जोड़कर लोग क्रिएटिविटी वाले तरीके से निशाना साध रहे हैं। आप लोग इस कमेंट पर क्या राय देना चाहेंगे लिखिएगा जरूर। साथ सीएम विष्णु जी मोहन जी सिर्फ मोदी जी का भजन ही करेंगे, बाकी सब पीएमओ करेगा, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय इन राज्यों को चलाएगा। ये जो 3 मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं केवल पीएमओ कार्यालय की बातें मानने के लिए बनाए जा रहे हैं। साथ साथ राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम बनाया है। सीएम ब्राह्मण समाज से आते हैं और डिप्टी सीएम में प्रिया कुमारी का नाम है जो राज परिवार से आती है। राजपूत समाज के वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाया है, जबकि आदिवासी समाज से आने वाले प्रेमचंद बैरवा को अगला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान के अंदर बीजेपी ने एससी ओबीसी समाज के लोगों का फायदा उठाया है? उनके वोट मिलने के बावजूद बीजेपी ने सीएम उनके समाज से नहीं दिया है। बड़ी बात दोस्तों यह है कि ओबीसी समाज और एससी समाज के अच्छे खासे वोट है पूरे राजस्थान के अंदर, लेकिन बीजेपी ने ना डिप्टी सीएम बनाया है ना ही सीएम बनाया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ एआईएमआईएम और बीआरएस पार्टी का गठबंधन है दोस्तों, दोनों ने मिलकर सरकार चलाया था पिछली बार और अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है। ऐसे में बीआरएस पार्टी के बीजेपी के साथ जाने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीआरएस पार्टी के नेता केसीआर की बेटी के कविता राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करते हुए जमकर तारीफ कर रही है और एक तरीके से बीजेपी के साथ जाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर बीआरएस बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अपने लिए मांगने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, कार्यवाहक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बातें कही है। इसी के साथ में सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण नेता बनाया है। छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर जिस तरीके के समीकरण बिठाए हैं लोग पहले ही गेस कर सकते थे कि क्या होने वाला है। वहीं पर दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश, सदन में बिल पर चर्चा भी की गई है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए जिसमें प्रधानमंत्री बैठे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे या उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बैठे और लीडर ऑफ ओपोजिशन बैठना चाहिए, यानी 3 जने बैठे जिसमें से जज न्यूट्रल हो जाएंगे और एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष का हो जाएगा। और इसके बाद जो कमेटी फैसला लेगी उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर को नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार नया बिल लेकर आई है दोस्तों। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के अंदर जो बिल लेकर आया गया है उसमें स्थिति को बदल दिया गया है। जो कमेटी बन रही है उसमें एक प्रधानमंत्री बैठेंगे, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन बैठेंगे और दूसरा प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री बैठेगा जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, यानी मोदी, अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी बैठकर कमेटी में अगले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को नियुक्त करेंगे। यानी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर एक और न्यूट्रल व्यक्ति को बिठाने की बात कही थी, लेकिन अब न्यूट्रल व्यक्ति की जगह मिनिस्टर को बिठाने के प्रावधान लाए जा रहे हैं और इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये केवल अपने जेब में रखने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ चुनाव आयुक्त बिल को लेकर बीजेपी जनता के साथ धोखा कर रही है। राघव चड्ढा की ओर से भी राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान ये बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि संस्थानों का अपमान किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी का भी अपमान किया गया है क्योंकि उन्होंने भी ऐसी मांग की थी कि कमेटी के अंदर एक प्रधानमंत्री बैठे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कोई न्यूट्रल व्यक्ति बैठे, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठे। लेकिन बीजेपी ने कमेटी की स्थिति को भी बदल दिया है और पूरी तरीके से अपने पक्ष में स्थिति को मोड़ दिया है। साथ साथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए विधायक गोमती वेंकट रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने इसकी जानकारी प्रदान कर दी है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर नए सीएम बनने के बाद क्या बीजेपी मोदी की गारंटी को पूरा करेगी? कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने वाले सीएम मोहन यादव पर लगाए कई सारे गंभीर आरोप। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव परिणाम के 8 दिन के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना, भी तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर उज्जैन के मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेर फेर करने के गंभीर आरोप है। सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीन में से उनकी जमीन को लैंड यूज बदलकर अलग किया गया। इसके साथ ही वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी? क्या यही गारंटी प्रधानमंत्री ने दी थी कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जिन पर कई सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे जुड़े हुए हैं? आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ हम डरने वाले नहीं, संजय राउत पर एफआईआर के बाद बोली शिवसेना यूबीटी की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी। दरअसल दोस्तों सामना के अंदर एक लेख लिखा था संजय राउत ने जिस पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत तरीके से टिप्पणी करने का यह आरोप है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम इस तरीके की कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं है। साथ साथ प्रशांत किशोर ने लालू यादव की तारीफ करते हुए क्या कहा है जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल दोस्तों बिहार के अंदर जगह जगह जाकर जन स्वराज यात्रा जरूर कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उनकी क्या रणनीति है। क्या वो बीजेपी के लिए 2024 का पिच तैयार कर रहे हैं
हैं या फिर कोई और स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, ये जल्द सामने आ जाएगा। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की संपत्ति की घोषणा जजों को करनी चाहिए और इसे अनिवार्य बनाना चाहिए। सवाल ये है कि पहले क्यों ना सांसदों से इसकी शुरुआत की जाए। मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और सांसदों को अनिवार्य तौर पर अपनी संपत्ति का ऐलान करना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले ही सो मोटो लेते हुए अपने आप ही जजों की संपत्ति की डिटेल वेबसाइट पर डाल दी थी। साथ साथ दोस्तों जेएनयू का नया फरमान, कैंपस में धरना देने पर 20,000 और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अलग अलग मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर नकेल कसने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने एक दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब छात्र अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना देंगे तो उनको 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर कैंपस में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अक्सर ये देखा गया है कि जेएनयू को लेकर बीजेपी सरकार, खासकर बीजेपी के लोग संवेदनहीन हो जाते हैं। क्या दोस्तों जेएनयू के युवाओं की आवाज को दबाने के लिए इस तरीके के कानून लेकर आए गए हैं और क्या छात्र विरोध करते हुए इन कानूनों को वापस करवाएंगे? क्योंकि जेएनयू के छात्र हमेशा इस तरीके के किसी भी कार्रवाई का विरोध करते हैं जिससे उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई कुठाराघात हो। वैसे भी प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और देश विरोधी नारा लगाना एक क्रिमिनल एक्ट है जिसके लिए पहले से कानून मौजूद है, आईपीसी की धारा 124। लेकिन इसके बावजूद ये नए तरीके के कानून लाए जा रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर मामले को भटकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व डीजीपी का निलंबन रद्द कर दिया है। मतगणना के दौरान सीएम रेड्डी से उन्होंने मुलाकात की थी, इसके बाद कार्रवाई की गई थी। साथ साथ दोस्तों जयपुर से ही सीएम, डिप्टी सीएम दोनों बनाए गए हैं, यानी सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा, इन सबको जयपुर से ही बनाया गया है। अब कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा मौका है जो मारवाड़, मेवाड़, हदौती और शेखावटी के इलाके में जाकर जनता से बता सकती है कि कैसे बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। सारे नेताओं को केवल एक क्षेत्र से बनाया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों आप लोग क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि 64 साल के शिवराज, 70 साल की वसुंधरा और 71 साल के रमन सिंह को बदल दिया गया है, लेकिन 73 साल के प्रधानमंत्री मोदी अभी भी शासन में है और अगले साल फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की उम्र नहीं हो गई है? क्योंकि इनको भी मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा रहा है जबकि वो 64 साल के हैं। प्रधानमंत्री से कम 9 साल छोटे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिख कर जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।